चलो, हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मल चार्ज देखा था, लुईस ऑक्टेट देखा था एंड उसके बाद हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स देखे थे। कोवेलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज के लेक्चर्स में देखेंगे और आने वाले जो भी लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम वीवीटी स्टडी करेंगे, वीएससीपीआर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट्स क्या होती है? या तो कोई कंपाउंड सॉलिड होगा, या तो कोई कंपाउंड गैस होगा, या लिक्विड होगा। तीनों में से कोई भी फिजिकल स्टेट हो सकती है। तो फर्स्ट, नॉर्मली कोई भी कंपाउंड, यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं तो हम बात उन्हीं के बारे में करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं नॉर्मली गैस या सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे हम, सॉरी नॉर्मली गैस या लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे हम। कुछ होते हैं जो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, जैसे डायमंड, डायमंड सॉलिड होता है। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नेम है कार्बोरेंडम, वो भी एक सॉलिड होता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये भी सॉलिड है। ये कुछ कंपाउंड है हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड होने के बाद भी सॉलिड होते हैं। यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड गैस और लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड का कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आती है मेनली आयनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। बट कोवेलेंट कंपाउंड हमारे होते हैं नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड कोई आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा आता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में पाई इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, जो मोबाइल करता रहता है, मींस एक जगह से उचक के दूसरी जगह जाता रहता है। तो उसकी वजह से सिर्फ ग्रेफाइट हमारा एक ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मींस अगर किसी भी चीज को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्युबल होगा या वो सॉल्युबल नहीं होगा। यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल है यहाँ पर लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मींस जो सॉल्वेंट होगा वो उसी टाइप के कंपाउंड में सॉल्युएबल होगा। मींस अगर हमारे पास है पोलर कंपाउंड तो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। नॉन पोलर कंपाउंड होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास पोलर कंपाउंड है कोई, तो वो पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। और हमारा कोवेलेंट कंपाउंड मेनली नॉन पोलर होते हैं, मतलब उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। मींस CCl4, CS2, बेंजीन, जिनका डायपोल मोमेंट 0 आएगा काइंड ऑफ उसमें हमारे कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व होंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं हमारे कोवेलेंट कंपाउंड, तो वो डिसॉल्व होते हैं बेंजीन में, CCl4 में, CS2 में। यहाँ पर ये CCl4 का डायग्राम बना के बताया है कि चारों साइड डायपोल मोमेंट क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर CCl4 का डायपोल मोमेंट 0 आता है। तो अगर इसका डायपोल मोमेंट 0 है तो ये नॉन पोलर कंपाउंड है। और नॉन पोलर कंपाउंड्स हमारे डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो यहाँ CCl4 हमारा सॉल्वेंट हो गया, CS2 भी हमारा सॉल्वेंट हो गया और बेंजीन भी हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे या तो वो CCl4 में डिसॉल्व होंगे, या तो वो CS2 में डिसॉल्व होंगे, या वो बेंजीन में डिसॉल्व होंगे। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है अब हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मींस अब हमारे कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, या तो दोनों सेम कंपाउंड सेम डायरेक्शन में होगा तो हम उसे सिस बोलते हैं। जैसे हमने लिया है ये क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दोनों क्लोरीन सेम डायरेक्शन में है तो इसे हम सिस बोलेंगे। दोनों क्लोरीन अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो हम इसे ट्रांस बोलेंगे। तो जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, मींस जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये हमारा हो गया ट्रांस। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म में शो करते हैं। मींस डायरेक्शनल होंगे तो वो आइसोमेरिज्म में शो करेंगे। सिन, एंटी, सिस, ट्रांस, R स्ट्रक्चर्स, S स्ट्रक्चर्स, D स्ट्रक्चर्स, L स्ट्रक्चर्स। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये आइसोमेरिज्म में शो करेंगे।
फिफ्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड का रिएक्टिविटी। रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वेरी स्लो, क्योंकि हमने जब टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखा था लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में देखा था। तो अगर कोई भी बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसे ब्रेक होने में टाइम लगेगा और उसे फॉर्म वापस होने में भी टाइम लगेगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग इट टेक्स टाइम। तो इस वजह से हमारी रिएक्टिविटी जो कोवेलेंट कंपाउंड की होती है वो कम होती है। तो ये हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। फर्स्ट था हमारे पास फिजिकल स्टेट, सेकंड था हमारे पास कंडक्टिविटी, थर्ड था हमारे पास सॉल्युबिलिटी एंड फोर्थ था हमारे पास आइसोमेरिज्म एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्टिविटी। यहाँ पर हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा अब, जिसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा था कि एक एक एलिमेंट अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, उससे वो बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ए और बी ने बॉन्ड बनाया है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारे ए का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे बी का है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड था। दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, बट इसमें एक एक है दोनों का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यही फर्क है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर एटम ही सिर्फ लोन पेयर डोनेट करता है, दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर हमारा डोनर एटम हो गया, इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ये है हमारे लोन पेयर। और यहाँ पर ए के पास है वेकेंट ऑर्बिटल जिसमें वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन है हमारे पास कि एक एटम के पास लोन पेयर होने चाहिए या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो डोनेट कर सके। दूसरे एलिमेंट के पास लोन पेयर होना चाहिए जो डोनेट कर सके, दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। मींस ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे एक किसी के पास बहुत सारे पैसे, दूसरे के पास सिर्फ रखने की जगह है पैसे, पर उसके पास पैसे नहीं है, तो डोनर एटम से वो पैसे लेकर अपनी जगह में रख सकता है। तो ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन। अगर एक एलिमेंट के पास नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे तो वो डोनेट कर सकता है, पर दूसरे के पास वो लोन पेयर रखने की जगह भी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक एलिमेंट के पास लोन पेयर हो, दूसरे एलिमेंट के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। इसका एक एग्जांपल अभी हम यहाँ देखेंगे। ये है अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम लोन पेयर को एसिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अमोनिया हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन होता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 1s1, H+ है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, मतलब इसका s ऑर्बिट वेकेंट खाली है। ये रिएक्शन कर कर अमोनियम आयन बना लेगा जिसमें हाइड्रोजन को अमोनिया अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। मींस 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, और ये जो एक बॉन्ड बना है जिसमें नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ऑर्बिट है लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये फोर्थ बॉन्ड जो हमारा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास BF3 और फ्लोरीन का। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s2 2p1, तो p ऑर्बिट्स खाली पड़े हैं। यहाँ पर 3 ब्लॉक होते हैं p में, 2 ब्लॉक खाली है हमारे पास, तो उसमें वो एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर। तो इसकी रिएक्शन हम F- से करवा देंगे। F- मींस फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2s2 2p5 होता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लेगा तो 2s2 2p6, तो एक लोन पेयर वो बोरोन को डोनेट कर देगा ताकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए। यहाँ पर फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए हैं बोरोन को, तो बोरोन में 3 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, जिसमें फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए बोरोन को। बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है एंड फ्लोरीन के पास लोन पेयर है।
अब ये दोनों भी आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, NH3 और BF3, क्योंकि NH3 के पास लोन पेयर है, BF3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा NH3। अब अमोनिया के पास यहाँ पर हो गया लोन पेयर, BF3 के पास हो गया वेकेंट ऑर्बिटल। अब ये दिखाती हूँ आपको कि BF3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल कैसे है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो S में हो गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में हमारे पास हो गया सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, 2s 2p। तो p के 2 ऑर्बिट हमारे पास वेकेंट है, खाली है, तो अब वो एक्सेप्ट कर सकता है नाइट्रोजन वाले लोन पेयर, ताकि बोरोन का खुद का ऑक्टेट भी हो जाए कंप्लीट। नाइट्रोजन बॉन्ड करता तो पॉजिटिव चार्ज आता, बोरोन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता, तो इसलिए मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल था, दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो नाइट्रोजन का भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बोरोन का भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट ऑक्टेट कंप्लीट किसके थ्रू हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एंड बोरोन के बीच में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें कंडीशन होगी एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास खाली ऑर्बिट हो, एम्प्टी ऑर्बिट हो, जिसमें वो एक्सेप्ट कर सके लोन पेयर। मींस वेकेंट ऑर्बिटल में वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, एंड किसी के पास ज्यादा लोन पेयर होंगे, जैसे नाइट्रोजन हमने यहाँ पर देखा, फ्लोरीन देखा हमने F-, NH3, ये जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो लोन पेयर डोनेट करेंगे, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कंडीशन हो गई हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। हमने यहाँ पर ये 3 एग्जांपल्स देख लिए। फर्स्ट हमारा अमोनियम आयन का, फिर BF4- का, फिर अमोनिया और BF3 दोनों भी आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अब हम VBT। व्हाट इज VBT? VBT की फुल फॉर्म है हमारे पास यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थियरी। मींस किसी भी कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंसी के ध्यान में रख के या वैलेंसी को सोचकर अपने बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। तो वो अभी यहाँ पर हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर एंड लंडन ने दिया था, एक्सटेंड इसको आगे जाके और एक्सटेंड किया था पॉलिंग ने एंड स्लेटर ने। अकॉर्डिंग टू VBT, फर्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है हाफ फिल्ड वैलेंशियल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं F2, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है F2। तो एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5। तो ये हमने 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। सेम दूसरे फ्लोरीन का भी यही होगा 2s2 2p5। तो यहाँ पर अभी वैलेंस शेल ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल ऑर्बिट में, यहाँ पर अभी हमारे पास है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5। दूसरे केस में भी फ्लोरीन का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p5। दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो एक फ्लोरीन अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा फ्लोरीन अपना दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन फ्लोरीन ऐसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, तो दोनों फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड फॉर्म कर लिया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अब ये हमारा हो गया फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड फॉर्म। अब इसके बाद हमारे पास
सेकंड है VBT में point pairing of orbital takes place in such a direction to maximum overlap can be possible, so covalent bond are is directional. मीन्स हमारा कोई भी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ओवरलैपिंग पर डिपेंड करती है। ऑर्बिट जितने अच्छे से ओवरलैप करेंगे उतनी ज्यादा उस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, मतलब वो बॉन्ड उतना ज्यादा ताकतवर होगा जितने अच्छे से ऑर्बिट ओवरलैप करेंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर अभी कि हमारे पास है ये बॉन्ड एक ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं और एक बॉन्ड ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, तो बॉन्ड अगर ऐसे ओवरलैप करेंगे तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उनको ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो इस वजह से अगर ओवरलैपिंग अच्छे से हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओवरलैपिंग हमारी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बॉन्ड जितने अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं उतनी ज्यादा अच्छे से बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पर BS जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास VBT का, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। ओवरलैपिंग हमारे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स में हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं SP, D, F। S ऐसे बनता है, तो S हो गया हमारा नॉन डायरेक्शनल। S में हम कहीं से भी बॉन्ड कर सकते हैं, ऐसे 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 या यहाँ से ऐसे, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में तुम ऐसे बॉन्ड बना सकते हो। तो S हमारा हो गया नॉन डायरेक्शनल, तो ये मिनिमम ओवरलैप कर पाएगा। PD, F हमारे होते हैं डायरेक्शनल, PX, PY, PZ, DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2, DZ2, ये सारे हमारे हो गए, तीनों डायरेक्शन में बन रहे हैं ऑर्बिट्स XYZ। तो PD, F तीनों हमारे होते हैं डायरेक्शनल, S हमारा होता है नॉन डायरेक्शनल। अब S हमारा नॉन डायरेक्शनल है तो मिनिमम ओवरलैप कर पाएगा। PDF हमारे डायरेक्शनल है, तो हर डायरेक्शन में अगर सेम ऑर्बिट्स ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप अच्छे से होगा। जैसे ये P ऑर्बिट X डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं तो अच्छे से ओवरलैप होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में। तो नेचर ऑफ फर्स्ट हमने देख लिया, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स के दो नेचर है, या तो डायरेक्शनल होगा या तो नॉन डायरेक्शनल होगा। डायरेक्शनल होगा तो S ऑर्बिट, सॉरी नॉन डायरेक्शनल होगा तो S ऑर्बिट, एंड डायरेक्शनल होगा तो PDF, क्योंकि P तीनों डायरेक्शन में होता है। P X डायरेक्शन में होगा तो PX, Y डायरेक्शन में होगा तो PY, Z डायरेक्शन में होगा तो PZ। अब इसके बाद है हमारा सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में को एक्सियल ओवरलैपिंग है फर्स्ट हमारा, मींस मोर ओवरलैपिंग। अब को एक्सियल ओवरलैपिंग में हम देखेंगे सेम एक्सिस पे होने वाली ओवरलैपिंग। जैसे हमने ये एक्स एक्सिस लिया है तो ये एक्स एक्सिस पे जो ओवरलैपिंग होगी हमारी वो होगी को एक्सियल ओवरलैपिंग, तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी। एक एक्सिस पे होने वाली ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे ये हमने एक्स एक्सिस दिया है, इस पे ऐसे ओवरलैप कर लेंगे दो ऑर्बिट तो वो हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा एक ही एक्सिस पर, तो वो हो गया को एक्सियल ओवरलैपिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा को एक्सियल के बाद कोलैटरल ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है कोलैटरल ओवरलैपिंग। कोलैटरल ओवरलैपिंग में लेस ओवरलैपिंग होगी, मींस हमारा जो ऑर्बिटल है अब वो ऊपर से और नीचे से ऐसे ओवरलैप करेगा। जैसे PY ऊपर से ओवरलैप करेगा ऊपर वाला लोब, नीचे वाला लोब नीचे से ओवरलैप करेगा। मींस हमारे पास दो लोब्स बने हुए हैं, दो लोब ऊपर से ओवरलैप करेंगे, दो लोब नीचे से ओवरलैप करेंगे। तो कोलैटरल ओवरलैपिंग में लेस ओवरलैपिंग होगी, एक ऑर्बिट ऐसे होगा दूसरा ऑर्बिट ऐसे, तो ये मिनिमम ओवरलैप कर पाएंगे, जितना कम ओवरलैप ये कर सकते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म होता है कोलैटरल ओवरलैपिंग से, हम आगे देखेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होगा हेड ऑन या को एक्सियल ओवरलैपिंग। इन दिस टाइप ओवरलैपिंग एंड टू एंड मींस जो लोब का एंड है हमारा, दोनों लोब का जो एंड होगा वो आपस में ओवरलैप करके को एक्सियल ओवरलैपिंग बनाएगा। जैसे ये एक लोब है हमारा, इसका एंड हो गया ये, दूसरा लोब उसका एंड हो गया ये, तो दोनों का एंड आपस में ओवरलैप करके को एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है।
In this type of overlapping, end-to-end overlapping takes place, resulting in form of sigma bond. मतलब को एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, को लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा. यहाँ पर अब है हमारा फर्स्ट टाइप, इसमें आता है एस ओवरलैपिंग, जिसमें दो एस ओवरलैपिंग, जिसमें दो एस ऑर्बिट्स आपस में ओवरलैपिंग कर कर, जैसे ये एस लिया है, ये एस लिया है, दो एस आपस में ओवरलैपिंग कर कर ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे. इसका हाइड्रोजन, इसका एग्जांपल हम हाइड्रोजन ले सकते हैं H2 मॉलिक्यूल में 1s1 दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके H2 में जो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, वो फॉर्म कर सकते हैं. तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इधर, एस एस. एस एस ओवरलैपिंग, ये हमारा हो गया को एक्सियल ओवरलैपिंग का केस. अब को एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, को लेटरल ओवरलैपिंग हमारी बाकी है. को एक्सियल में एस एस ओवरलैपिंग हो गई, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग कैसे होगी वो. एस एस ओवरलैपिंग हमने देख ली, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के केस में होगी. एसपी ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में. ये हमारा एस ऑर्बिट है, सेकेंड टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड या सेकेंड टाइप ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग में होगी एसपी ओवरलैपिंग. एस, ये हो गया हमारा पी, तो ये आपस में ओवरलैप कर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे. इसका एग्जांपल है हमारे पास HF, हाइड्रोजन 1s1 एक इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन 2s2 2p5 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास भी है. तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. यहाँ पे ये फ्लोरीन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है. अब HF आपस में बॉन्ड फॉर्म करेगा, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ पर ये S में है, ये P में है सिंगल इलेक्ट्रॉन. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक है S में, एक है P में. तो यहाँ पर हो गया SP ओवरलैपिंग. S है हमारा 1s और P है हमारा 2p 2s 1s. तो ये हो गई हमारी 1s 2p ओवरलैपिंग, मीन sp ओवरलैपिंग, जिसमें px ऑर्बिट हमारा s ऑर्बिट के साथ ओवरलैपिंग कर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. अब थर्ड टाइप ऑफ एंड लास्ट टाइप ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग है हमारे पास pp ओवरलैपिंग. अब pp ओवरलैपिंग में है हमारे पास p सेम डायरेक्शन में, सेम p है हमारे पास सेम डायरेक्शन में. अब ये ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा. pp ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा तो हम देखेंगे px, यहाँ पर कोई भी एक्सेस हो सकता है, px के साथ, py के साथ, pz के साथ, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए बस दोनों ऑर्बिट की. इसका हमारे पास एग्जांपल आएगा फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये सब में हमारे पास pp ओवरलैपिंग होगी. तो एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर फ्लोरीन F2. तो फ्लोरीन का 2s2 2p5 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे फ्लोरीन के पास भी सेम 2s 2p. तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने लिया है 2s से, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने लिया है, सॉरी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने लिया है 2p से, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने लिया है 2p से. तो यहाँ पर FF जो बॉन्ड होगा, वो जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो बनेगा 2p ओवरलैपिंग से. अगर हमने Cl लिया होता तो Cl का हम 3p लेते हैं, तो Cl में 3p ओवरलैपिंग होती है, मींस pp ओवरलैपिंग तो होती है, बट थर्ड मींस पीरियड. फ्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर 2p ओवरलैपिंग होगी. तो ये था हमारा कोएक्सियल ओवरलैपिंग. कोएक्सियल ओवरलैपिंग में मेनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा. सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया. सिग्मा बॉन्ड में भी तीन टाइप की
एक्सियल ओवरलैपिंग में है हमारे पास एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन में होगा 1s ओवरलैपिंग, एचएफ में था 1s2p ओवरलैपिंग, फ्लोरीन गैस में था F2 में मींस 2p2p ओवरलैपिंग। ये हमारा हो गया कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोलेटरल ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अभी हमने देखा सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे वीबीटी में है, वीबीटी ने किस अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्म करके बताया है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। और जो हमारा वीबीटी है वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम वीबीटी कंटिन्यू करेंगे एंड वीएससीपीआर स्टार्ट करेंगे, मींस को लेटरल ओवरलैपिंग पढ़ेंगे एंड वीएससीपीआर थ्योरी स्टार्ट करेंगे।